गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो क्लास के अंदर हमने कंपनी लॉ स्टार्ट किया था एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी लॉ यूनिट नंबर 1 हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज योर यूनिट नंबर 2 दैट विच इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ कंपनीज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंपनी कितने टाइप ऑफ कंपनी कितनी कितनी तरीके की होती हैं, बट मेजर जो आज इस वीडियो पे फोकस रहेगा दैट इज टू टाइप ऑफ कंपनी डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। आज जो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो ही डेफिनेशन कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज अ प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड वन इज अ पब्लिक कंपनी। एंड लेटर ऑन हम इस वीडियोस के अंदर हम सारी डेफिनेशन क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, बट आज जो मेन फोकस है डेफिनेशंस के ऊपर दैट इज टू डेफिनेशन विच इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी। और जो बेसिक प्रोविजंस मैंने लास्ट वीडियो क्लास के अंदर बताए थे कि हाउ टू रीड अ पर्टिकुलर लॉ ओवर देयर, कि सेक्शन अगर डेफिनेशनल पार्ट हम रीड करते हैं तो सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आता, क्या आता है, क्लॉज। तो आज और डेफिनेशन कितनी तरीके की होती है, मींस, इंक्लूड्स, मींस एंड इंक्लूड्स, आज सारे वो चीज काम आने वाली हैं। क्लियर है? बट बिफोर वी स्टार्ट द डेफिनेशंस द प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो पर्टिकुलर आपको पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी में कितने मिनिमम मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, एंड ओपीसी कंपनी में कितने मेंबर होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्राइबर्स। हमारी कंपनी में सब्सक्राइबर कितने होने चाहिए, that is section number 3 which is defined under the section number 3 which is called as number of subscriber. Clear है? So it means as per section 3 subsection 1 a company shall be formed. shall का meaning क्या होता है, mandatory। shall का meaning क्या होता है, mandatory। company shall be formed for a lawful purpose। पहला पॉइंट क्या है, कंपनी किस पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, सिर्फ लॉफुल, इट मींस लीगल पर्पस के लिए ही इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। तो इट मींस मैं कोई भी कंपनी इलीगल पर्पस या अनलॉफुल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कह सकता मेरी कंपनी में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, किसी को टपकाना, स्मगलिंग करना। इन पर्पस के लिए मैं कभी भी कोई भी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ में क्या है, कंपनी शैल बी इनकॉर्पोरेट फॉर लॉफुल पर्पस। मैंडेटरी है कि कंपनी सिर्फ लीगल पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट हो सकती है, इलीगल पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। मोर ओवर द कंपनी शैल बी फॉर्म्ड। अगर मेरी पब्लिक कंपनी है तो उसके अंदर मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 7 या 7 से ज्यादा। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 7 होने चाहिए। 7 भी हो सकते हैं और 7 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर मेरी कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी, अगर मैं पब्लिक कंपनी फॉर्म कर रहा हूं तो उस पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 7। वो 7 भी हो सकते हैं और 7 से ज्यादा, बट मिनिमम कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्राइवेट कंपनी अगर मैं फॉर्म कर रहा हूं, अगर मैं प्राइवेट कंपनी फॉर्म कर रहा हूं तो उसके अंदर मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 2। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए, 2। 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं हो सकते। 2 से कितने हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं हो सकते। तो मिनिमम मेंबर कितने चाहिए प्राइवेट कंपनी के अंदर, 2। 2 से ज्यादा हो सकते हैं पर 2 से कम नहीं हो सकते हैं। अगर मैं ओपीसी 1% कंपनी, अगर मैं ओपीसी अगर 1% कंपनी इनको फॉर्म कर रहा हूं तो उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 1। मैक्सिमम मेंबर कितने होने चाहिए, 1। प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट करा तो मिनिमम मेंबर इज 2। पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करा तो मिनिमम मेंबर इज 7 या 7 से ज्यादा। ओपीसी कंपनी इनकॉर्पोरेट करो तो मैक्सिमम मेंबर इज 1। क्लियरली है? तो यहां जो 7 के साथ है ये क्या है, मिनिमम। ये क्या है, मिनिमम। टू के साथ भी क्या है, मिनिमम। 1 के साथ क्या है, मैक्सिमम। 1 के साथ क्या है, मैक्सिमम। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि पब्लिक कंपनी अगर मैं इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो मिनिमम मेंबर इज 7 या 7 से ज्यादा। प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो मिनिमम मेंबर इज 2 या 2 से ज्यादा। 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो मिनिमम मैक्सिमम मेंबर इज 1। और तीनों में एक वर्ड कॉमन है, टू बी फॉर्म्ड, टू बी फॉर्म्ड और टू बी फॉर्म्ड। ये टू बी फॉर्म्ड का मीनिंग क्या होता है, एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन।
एट द टू बी फॉर्म्ड का मीनिंग क्या होता है? एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन करते समय आपकी कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? पब्लिक कंपनी में 7, प्राइवेट कंपनी में इनकॉर्पोरेशन टाइम में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2, ओपीसी कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने चाहिए? दैट इज 1, दैट इज द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। तो इसके अंदर हमने सेक्शन 3 में 2 बातें सीखी। पहली, कंपनी सिर्फ लीगल पर्पस के लिए कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो ओपीसी कंपनी हो। बट और सेकंड पॉइंट क्या सीखा? कंपनी जब पब्लिक कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही है तो इनकॉर्पोरेशन के समय मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 7 या 7 से ज्यादा, बट मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 7। प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2। 2 से ज्यादा हो सकते हैं बट 2 से कम नहीं हो सकते। ओपीसी कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर कितने चाहिए? दैट इज 1%। तभी तो उस कंपनी का नाम क्या है? 1% कंपनी। क्लियर है? तो ये सेक्शन इसलिए पढ़ाया था कि ताकि आपको पता लग जाए कि प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ओपीसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम कितने सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। सब्सक्राइबर मींस मेंबर, कितने मिनिमम मेंबर चाहिए। तभी उस सेक्शन की हेडिंग क्या है? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, डेफिनेशन जो हमने कवर करनी है, दैट इज अ प्राइवेट कंपनी एंड द पब्लिक कंपनी। पहले प्राइवेट कंपनी कवर करेंगे, देन विल टॉक अबाउट द पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहां प्रिस्क्राइब्ड है? सेक्शन 2 सब सेक्शन है, सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज 68। कहां पे लिखी है? सेक्शन 2 क्लॉज 68। वहां पे लिखा हुआ सेक्शन प्राइवेट कंपनी मींस है, इट मींस इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। प्राइवेट कंपनी मींस इट मींस इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। तो प्राइवेट कंपनी मींस उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी माना जाएगा। क्या लिखा हुआ है? उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी माना जाएगा जो ये कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2 फुलफिल कर देगी। क्या लिखा हुआ है? उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी माना जाएगा जो एक प्राइवेट जो कंपनी ये 2 कंडीशन क्या कर देगी? फुलफिल कर देगी। दोनों की दोनों कंडीशन एट द सेम टाइम। क्योंकि बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड। बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड। तो इट मींस जो कंपनी ये 2 कंडीशन फुलफिल कर देगी तो उस कंपनी को क्या माना जाएगा? प्राइवेट कंपनी माना जाएगा। कौन कौन सी 2 कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, सच पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उस कंपनी के अंदर उतनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए जो कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है? रूल्स में। जो कहां पे प्रिस्क्राइब्ड है? रूल्स। और रूल्स को बनाता कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट मींस बीजेपी नहीं है, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? एमसीए। सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है यहां पे? एमसीए। एमसीए दैट इज कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए दैट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो इट मींस उस कंपनी की उतनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए जितनी रूल्स के अंदर क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है। और रूल्स के अंदर कितनी पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड है? आज तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने रूल्स के अंदर कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल क्राइटेरिया रखा ही नहीं है। तो इट मींस कितनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए? उतनी पेड अप शेयर कैपिटल जितनी रूल्स के अंदर क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है। और रूल्स के अंदर तो पेड अप शेयर कैपिटल क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है नहीं। सर इससे अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या मैं अपनी प्राइवेट कंपनी 0 पेड अप शेयर कैपिटल से इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं? 0। क्या मैं अब प्राइवेट कंपनी 0 पेड अप शेयर कैपिटल से इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं? क्वेश्चन क्या है? प्राइवेट कंपनी के ऊपर क्वेश्चन क्या है? कैन प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड विथ 0 कैपिटल क्या कोई प्राइवेट कंपनी 0 कैपिटल से इनकॉर्पोरेट हो सकती है? क्योंकि रूल्स के अंदर तो कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं है। क्या कोई प्राइवेट कंपनी 0 पेड अप शेयर कैपिटल से इनकॉर्पोरेट हो सकती है? क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल तो रूल्स में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने प्रिस्क्राइब किया नहीं है। आंसर यस और नो? आंसर इज नो। रीजन? इसका आंसर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68 में नहीं लिखा हुआ, सेक्शन नंबर 3। सेक्शन नंबर 3 के अंदर हमने पढ़ा था कि हर प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं? 2। और मिनिमम मेंबर को, मिनिमम सब्सक्राइबर को मिनिमम 1 शेयर लेना क्या है? मैंडेटरी है।
हर सब्सक्राइबर को मिनिमम एक शेयर लेना क्या है, मैंडेटरी है। अगर एक शेयर लेना मैंडेटरी है, और एज्यूम कर रहा हूं अगर एक शेयर की फेस वैल्यू एज्यूम कर रहा हूं 1 रुपीज पर शेयर, एज्यूम कर रहा हूं 1 रुपीज पर शेयर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं, 2। कितने चाहिए होते हैं, 2। और हर सब्सक्राइबर को मिनिमम एक शेयर लेना क्या है, मैंडेटरी है। तो अगर 2 सब्सक्राइबर है तो मिनिमम एक एक शेयर तो लेंगे, और एक एक शेयर की एज्यूम करो फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज पर शेयर। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी, 2 रुपीज, विच इज मोर देन 0, विच इज मोर देन 0। तो इट मींस इवन कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने प्रिस्क्राइब नहीं करी है, स्टिल प्राइवेट कंपनी 0 कैपिटल से इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। रीजन, एज पर सेक्शन 3 हमें मिनिमम सब्सक्राइबर कितने चाहिए होते हैं, 2, और हर सब्सक्राइबर को मिनिमम एक शेयर लेना क्या है, मैंडेटरी है। तो इट मींस प्राइवेट कंपनी कैन इनकॉर्पोरेट विद 2 रुपए पेड अप कैपिटल के साथ भी इनकॉर्पोरेट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड विच इज मोर देन 0, विच इज मोर देन 0। तो 0 से तो नहीं हो सकती। मिनिमम कितनी पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए आपको, 2। एक प्राइवेट कंपनी को मिनिमम स्टार्ट करने के लिए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं चाहिए, 2। अगर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज पर शेयर, और मिनिमम मेंबर कितने हैं आपके, 2, और हर सब्सक्राइबर को मिनिमम एक शेयर लेना क्या है, मैंडेटरी है। तो 0 से तो नहीं होगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो यहां पे इवन लिखा भी हुआ ना कि अगर पेड अप शेयर कैपिटल, सच पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो लॉ के रूल्स के अंदर तो कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, बट स्टिल वो 0 नहीं हो सकता। तो यहां पे जो सच पेड अप शेयर कैपिटल एज्यूम कर लेना, अगर शेयर की फेस वैल्यू इज 1 रुपीज पर शेयर, तो सच पेड अप शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी, 2 रुपीज पर शेयर। लेट इज 2 रुपीज टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होगी, 2 रुपीज। दैट इज द कंडीशन नंबर 1। और बीच में क्या लिख दिया, एंड। बीच में क्या लिखा हुआ है, एंड। एंड मीन सेकेंड कंडीशन भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन क्या है, उस कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर, उस कंपनी के आर्टिकल्स क्या होते हैं, दैट इज द इंटरनल रूल्स एंड मैनेजमेंट। जैसे स्कूल में हमें डायरी मिलती थी, स्कूल में लिखा होता ना डायरी के अंदर कि आज इतने बजे स्टार्ट होगा स्कूल, खत्म इतने बजे होगा, पीरियड इतने होंगे। वो स्कूल की क्या थी, इंटरनल रूल्स एंड मैनेजमेंट। वैसे ही आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फुल फॉर्म क्या होती है, एओए, दैट इज द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, या आप इसको बाय लॉज भी कह सकते हो, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उस कंपनी के आर्टिकल एसोसिएशन में 3 पॉइंट लिखने होती, एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए, और एक प्रोहिबिशन होनी चाहिए। उस कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर 3 चीजें होनी चाहिए, एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिट, एंड एक प्रोहिबिशन होनी चाहिए। उस कंपनी के आर्टिकल में क्या होनी चाहिए, 3 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन, सेकंड वन इज लिमिट, थर्ड वन इज प्रोहिबिट्स। अगर ये तीनों चीजें उस कंपनी के आर्टिकल्स में लिखी हुई हैं, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम, प्राइवेट कंपनी। अभी ये 3 चीजों के ऊपर मैंने बात नहीं करी क्या क्या है सब, बट द पॉइंट इज उस कंपनी के आर्टिकल्स में अगर ये तीनों चीजें लिखी हुई हैं, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम, प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कितनी कंडीशन है, 2। कंडीशन नंबर 1, सच पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंडीशन नंबर 2 क्या है, कि उस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 3 बातें लिखी होनी चाहिए। पहली रेस्ट्रिक्शन, पहली क्या है, रेस्ट्रिक्शन। अब किस चीज की रेस्ट्रिक्शन है वो बाद में बात करेंगे। सेकंड इज लिमिट, एंड थर्ड वन इज प्रोहिबिट। अगर ये एक रेस्ट्रिक्शन, लिमिट और प्रोहिबिशन है, तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम, प्राइवेट कंपनी। अब वो क्या रेस्ट्रिक्शन है, क्या लिमिट है, क्या प्रोहिबिशन, अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दैट इज रेस्ट्रिक्ट। और ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई है, रेस्ट्रिक्ट, लिमिट्स और प्रोहिबिशन, उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या लिखा हुआ है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। आईटीएस कोई आईटी नहीं है, इट्स ही है।
कि प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर एक बंदे को दूसरे बंदे को शेयर ट्रांसफर करने हैं तो शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। आपको पहले सभी मेंबर की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर एक बंदा मिस्टर ए मिस्टर सी नॉन मेंबर को शेयर ट्रांसफर करना चाहता है तो डायरेक्टली नहीं कर सकता, पहले उसको रिमेनिंग मेंबर्स की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो कहते हैं, अगर वो परमिशन दे देते हैं तो उसके बाद आप मिस्टर ए मिस्टर सी को शेयर ट्रांसफर करना चाहे कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वो कैसे करेगा अब उसमें बारे में बात करेंगे। सबसे पहले रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। अब ये जो रेस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर है, शेयर्स के ऊपर। शेयर्स का मीनिंग इक्विटी प्रेफरेंस या दोनों, रेस्ट्रिक्शन शेयर्स के ऊपर है। शेयर का मीनिंग इक्विटी है प्रेफरेंस है दोनों, आंसर इज दोनों। शेयर्स में क्या आता है, इक्विटी भी आता है और प्रेफरेंस भी आता है। इट मींस रेस्ट्रिक्शन दोनों पे, रेस्ट्रिक्शन क्या है, दोनों पे। इट मींस अगर कोई भी मेंबर किसी दूसरे पर्सन को शेयर ट्रांसफर करना चाहता है, इक्विटी या प्रेफरेंस, दोनों पे क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। पहले रिमेनिंग मेंबर्स की क्या लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। उसी के बाद आप शेयर ट्रांसफर करना चाहो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो शेयर्स इक्विटी हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर ए डिबेंचर्स होल्ड करता है। उस प्राइवेट कंपनी में क्या होल्ड करता है, डिबेंचर्स। क्या रेस्ट्रिक्शन डिबेंचर्स के ऊपर भी है या खाली शेयर्स के ऊपर है? रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, शेयर्स के ऊपर। शेयर्स में क्या आता है, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या था, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन मेंबर फ्रीली ट्रांसफर द डिबेंचर्स। अगर प्राइवेट कंपनी केस में अगर किसी मेंबर को डिबेंचर ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कर सकते हैं फ्रीली, कोई रेस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर, किसके ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है, आंसर इज नो। डिबेंचर्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, सिर्फ शेयर्स के ऊपर। किसके ऊपर है, शेयर्स। और शेयर्स में क्या आते हैं, इक्विटी, शेयर्स में क्या आते हैं, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। रेस्ट्रिक्शन किसके ऊपर है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। तो यहां पे जो लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, रेस्ट्रिक्शन सिर्फ किसके ऊपर है, शेयर्स के ऊपर। डिबेंचर्स के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये हम परमिशन कैसे लेते हैं रिमेनिंग मेंबर से, ये इसका एग्जांपल कर लेते हैं आज। क्लियर है, लेट एज्यूम मेरी कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। उसके अंदर मेंबर्स हैं 200। मेंबर्स कितने हैं, 200 एज्यूम कर लेते। उस प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितने हैं, 200। स्टेप नंबर, मिस्टर ए हु इज अ मेंबर ऑफ एबीसी लिमिटेड, मिस्टर ए कितने शेयर्स होल्ड करता है, 500 शेयर्स। कितने शेयर्स होल्ड करता है, 500 शेयर्स। और वो मिस्टर ये 500 शेयर मिस्टर सी जो क्या है, नॉन मेंबर है, जो क्या है, नॉन मेंबर है, उसको क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है। उसको क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है। मिस्टर ए तो कंपनी का क्या है, उस प्राइवेट कंपनी का मेंबर है, कितने शेयर्स होल्ड करता है, 500 शेयर्स। और वो मिस्टर सी को जो नॉन मेंबर, उसको 500 शेयर ट्रांसफर करना चाहता है। क्या फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है, क्या उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, आंसर इज इसके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। इसके ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। अब इसको मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, आगे मिस्टर ए को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप 1, मिस्टर ए को अपना एक इंटेंशन लेटर, एक इंटेंशन लेटर किसको देना पड़ेगा, कंपनी को। कंपनी मींस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, इट मींस उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपना इंटेंशन लेटर। और इंटेंशन लेटर में क्या लिख के देगा कि मैं मिस्टर ए आपकी कंपनी का एक मेंबर हूं और मैं अपनी कंपनी के 500 शेयर आप मिस्टर सी को ट्रांसफर करना चाहता हूं। प्लीज एक बार पूछ लीजिए कि किसी मेंबर को कोई भी दिक्कत तो नहीं है।
क्लियरली है? तो स्टेप नंबर 2, उसके बाद कंपनी क्या करेगी, एक लेटर ऑफ ऑफर इशू करेगी। लेटर ऑफ ऑफर किसको इशू करेगी? लेटर ऑफ ऑफर रिमेनिंग 199 मेंबर्स को, रिमेनिंग 199 मेंबर्स को। क्लियर है? और लेटर ऑफ ऑफर के अंदर क्या लिखा होगा कि लेटर ऑफ ऑफर में लिखा मिस्टर ए मिस्टर सी को शेयर ट्रांसफर करना चाहता है। अगर आपको वो 500 शेयर परचेज करने हैं तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम आपको 30 दिन का टाइम पीरियड दे रहे हैं। तो इस लेटर ऑफर के अंदर 2-3 चीजें प्रिस्क्राइब होती है, एक तो टाइम पीरियड प्लस प्राइस। उसके अंदर हम एक चीज बताया कि मिस्टर ए मिस्टर सी को 500 शेयर ट्रांसफर करना चाहता है। अगर आप रिमेनिंग जो 199 मेंबर्स है ये 500 शेयर परचेज करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना जवाब 30 दिन के अंदर दे देना। टाइम पीरियड 30 दिन क्या है, टाइम फिक्स नहीं है। इट कैन बी 30, इट कैन बी 40, इट कैन बी 25। कंपनी टू कंपनी क्या करेगा, वेरी करेगा। क्लियरली है? तो इट मीन 30 दिन का हमने टाइम पीरियड दिया कि 30 दिन के अंदर आप अपना जवाब दे देना कि आपको शेयर परचेज करने हैं कि नहीं करने इस प्राइस पे। प्राइस भी कोट कर देते हैं। अब रिमेनिंग 199 मेंबर्स के पास कितने ऑप्शन है? ऑप्शन विद द रिमेनिंग 199 मेंबर्स, ऑप्शन विद द रिमेनिंग 199 मेंबर्स। रिमेनिंग 199 मेंबर्स के पास कितने ऑप्शंस हैं? कितने ऑप्शन है कि विट मींस वो शेयर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और रिजेक्ट भी करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, अगर 30 दिन के अंदर आपने कहा कि 30 दिन में से अगर किसी भी मेंबर ने बोल दिया कि मुझे ये ऑफर मंजूर है, एक्सेप्ट है, किसी भी मेंबर ने अगर 30 दिन के अंदर इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो इट मींस मिस्टर ए मिस्टर सी को शेयर ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, उसको उसी मेंबर को शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे जिसने उसके शेयर क्या करें, एक्सेप्ट करें। लेट अज्यूम मिस्टर बी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। किसने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर? मिस्टर बी ने। तो मिस्टर ए मिस्टर सी को शेयर ट्रांसफर नहीं करेगा, मिस्टर बी को उसको क्या करने पड़ेंगे, शेयर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। दिस द ऑप्शन नंबर 1। ये क्या है? ऑप्शन नंबर 1। सेकंड मींस रिजेक्ट भी कर सकते हो आप। सभी ने मना कर दिया, 199 मेंबर ने सभी ने मना कर दिया कि हमें ऑफर मंजूर नहीं है, तो इट मीन मिस्टर ए चाहे तो मिस्टर सी को उसके बाद 30 दिन के बाद शेयर ट्रांसफर करना चाहे तो कर सकते। इस केस के अंदर मिस्टर ए कैन ट्रांसफर द शेयर्स टू मिस्टर सी। नाउ मिस्टर ए मिस्टर सी को शेयर ट्रांसफर कर सकता है अगर सभी मेंबर्स ने क्या कर दिया, मना कर दिया। एक तीसरा ऑप्शन भी होता है। तीसरा ऑप्शन क्या है? अगर 30 दिन में ना तो एक्सेप्टेंस आई ना 30 दिन के अंदर रिजेक्शन आई, सब चुप, सब क्या है, चुप, कोई भी आंसर नहीं आया, कोई भी आंसर नहीं आया 30 दिन के अंदर, तो वो डीम्ड रिजेक्शन माना जाएगा। तो क्या माना जाएगा? डीम्ड रिजेक्शन माना जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी वो। अगर 30 दिन के अंदर अंदर रिमेनिंग मेंबर्स ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो क्या माना जाएगा? वो भी डीम्ड रिजेक्शन माना जाएगा। तो उसके बाद मिस्टर ए मिस्टर सी को शेयर ट्रांसफर करना चाहे कर सकता है। बस ऑप्शन नंबर 1 में मिस्टर ए मिस्टर सी को शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। बी और सी केस के अंदर, सी ऑप्शन के अंदर मिस्टर ए मिस्टर सी को शेयर ट्रांसफर करना चाहे कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हम बोलते हैं कि हम पहला रिफ्यूजल राइट हम किसको देते हैं? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। इट मीन शेयर प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर किसी मेंबर को किसी नॉन मेंबर को शेयर ट्रांसफर करने हैं तो पहले एग्जिस्टिंग मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर वो मना करते हैं तो ही आप किसी आउटसाइडर को शेयर ट्रांसफर कर सकते हो। इसका मीनिंग क्या हो गया? इट मींस हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को पहला रिफ्यूजल राइट दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को क्या दे रहे हैं? अपना पहला रिफ्यूजल राइट। इसको बोलते हैं हम ROFR। ROFR किसको दे रहे हैं? हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। किसको दे रहे हैं? हम अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। ROFR क्या होता है? राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल।
राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल, पहला रिफ्यूज करने का राइट किसको दे रहे हैं हम? अपने एग्जिस्टिंग मेंबर। ये मना करेंगे तो ही आप बाहर जाके ट्रांसफर कर सकते हो। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के अंदर शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इन केस ऑफ अ प्राइवेट कंपनी शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। शेयर्स हैं, शेयर्स में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आता है, पर डिबेंचर्स नहीं आता। डिबेंचर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। सेकंड पॉइंट, लिमिट। एक प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200। एक प्राइवेट कंपनी में, अभी सिर्फ पढ़ा रहा हूं, जब ये सेकंड पॉइंट पूरा कंप्लीट करूंगा तब पूरा डिटेल में पता लग जाएगा कि प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। बट अभी जनरल रूल क्या है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200। मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? 200। बट अगर मेरी एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में तो मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 1। अगर और वैसे भी बताऊं कि ओपीसी कंपनी भी प्राइवेट कंपनी ही होती है। ओपीसी कंपनी भी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी भी होती है। उसके ऊपर पूरा लॉ ऐसे अप्लाई होता है कि जैसे वो प्राइवेट कंपनी है बट उसके नाम के आगे ब्रैकेट में सिर्फ ओपीसी वर्ड ऐड हो जाता है वो भी प्राइवेट कंपनी, पर लास्ट में क्या होता है? प्राइवेट वर्ड, ओपीसी वर्ड क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। उसके ऊपर भी, ओपीसी कंपनी के ऊपर भी पूरा लॉ ऐसे अप्लाई होता है जैसे वो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है, एक्सेप्ट जहां जहां लॉ मेकर ने उसको एग्जम्पशन दे रखी है, सिर्फ उस पॉइंट को छोड़ के। बट ओपीसी कंपनी में मैक्सिमम मेंबर, ओपीसी प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 1। तो इट मींस, कहने का मीनिंग क्या है? अगर आपकी कंपनी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है, अगर आपकी कंपनी नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। अगर आपकी ओपीसी, अगर आपकी ओपीसी प्राइवेट कंपनी है, होती तो प्राइवेट ही है, तो उसमें मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 1। क्लियर है? अगर वैसे नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में मेंबर कितने हैं? 200। अगर ओपीसी प्राइवेट कंपनी है तो उसके अंदर मैक्सिमम मेंबर कितने हैं? 1। तभी लिखा हुआ है, तो लिमिट पहले पढ़ना। और नॉर्मल प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम मेंबर कितने? 200। और ओपीसी प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम मेंबर इज 1। प्रोवाइडेड दैट, फर्स्ट प्रोवाइजो में क्या लिखा हुआ है? वेयर 2 और मोर शेयर्स, वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर ज्वाइंटली, ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है कंपनी के अंदर, तो उसको हम सिंगल मेंबर ही ट्रीट करेंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा शेयर होल्डर ज्वाइंटली शेयर होल्ड कर रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है? उसको हम क्या ट्रीट करेंगे? सिंगल मेंबर ही माना जाएगा। इसका मैंने कहने का मीनिंग क्या है कि लेट अज्यूम मिस्टर ए और मिस्टर बी का नाम एक ही शेयर सर्टिफिकेट पे आ रहा है। क्लियरली है? तो लेट अज्यूम कर लेते हैं, दिस इज द शेयर सर्टिफिकेट, दिस इज द शेयर सर्टिफिकेट, और इस शेयर सर्टिफिकेट पे दोनों का नाम आ रहा है, मिस्टर ए का भी और मिस्टर बी दोनों का नाम है। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी को 2 मेंबर माना जाएगा या 1? बिकॉज दे आर होल्डिंग शेयर ज्वाइंटली, तो उसको हम सिंगल मेंबर ही क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे? सिंगल मेंबर ही क्या करेंगे? ट्रीट करेंगे। 2 शेयर होल्डर, 2 मेंबर नहीं माने जाएंगे, सिंगल मेंबर ही माना जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो अगर कोई भी मेंबर ज्वाइंटली शेयर होल्ड कर रहा है, किसी भी मेंबर, किसी भी 2 मेंबर का नाम एक ही शेयर सर्टिफिकेट पे आ रहा है, तो उस मेंबर को क्या बोलेंगे हम? ज्वाइंट शेयर होल्डर्स। और वो ज्वाइंट शेयर होल्डर डबल कैपेसिटी में काउंट नहीं होते, सिंगल ही मेंबर ही माने जाएंगे। हां, अगर इसी शेयर सर्टिफिकेट, लेट अज्यूम ये शेयर सर्टिफिकेट 1 है, शेयर सर्टिफिकेट 1, इसमें मिस्टर ए का नाम है, ये शेयर सर्टिफिकेट 2 है, इसमें मिस्टर बी का नाम है, तो ये 2 मेंबर काउंट होंगे। तो ये कितने मेंबर काउंट होंगे? 2 मेंबर काउंट होंगे, क्योंकि एक शेयर सर्टिफिकेट में कितना नाम है? एक ही, तो ये 2 मेंबर काउंट होंगे। अगर दोनों एक ही शेयर सर्टिफिकेट में 2 मेंबर का नाम है तो ये सिंगल मेंबर ही माने जाएंगे। इसको बोलते हैं हम ज्वाइंट शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? ज्वाइंट शेयर होल्डर्स। क्लियर है? तो वेयर 2 और मोर पर्सन होल्ड शेयर ज्वाइंटली, दे आर कॉल्ड एज ज्वाइंट शेयर होल्डर्स।
तो इट मींस फॉर द पर्पस ऑफ दिस डेफिनेशन मींस सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से उनको क्या माना जाएगा, सिंगल मेंबर ही माना जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट में क्या लिखा हुआ है, उनके अंदर उन्होंने साफ साफ लिखा है जो कैपिटल ए और कैपिटल बी में जो भी पर्सन प्रिस्क्राइब्ड हैं, कैपिटल ए में और कैपिटल बी में जो भी पर्सन प्रिस्क्राइब्ड हैं वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होंगे। जो पर्सन कैपिटल ए और कैपिटल बी में प्रिस्क्राइब्ड है शेल नॉट बी इंक्लूडेड इन द 200 लिस्ट ऑफ मेंबर्स। जो इसको कहते हैं हम नेगेटिव लिस्ट। क्या कहते हैं हम इसको, नेगेटिव लिस्ट। कि द फॉलोइंग पर्सन, कौन से फॉलोइंग पर्सन जो कैपिटल ए कैपिटल बी में प्रिस्क्राइब्ड हैं वो कौन सी लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे, 200 मेंबर के लिस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। अब पढ़ लेते कि कौन कौन से पर्सन हैं जो कैपिटल ए और कैपिटल बी में प्रिस्क्राइब्ड है। पहले कैपिटल ए में कौन से प्रिस्क्राइब्ड है, पर्सन हु आर, आर का मीनिंग क्या होता है, प्रेजेंट। आर का मीनिंग क्या है, प्रेजेंट। पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंप्लॉयज की। किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट इंप्लॉयज की। इट मीन कहने का मीनिंग क्या, जो कंपनी के मेंबर भी हैं और कंपनी के प्रेजेंट इंप्लॉयज भी हैं। कंपनी की क्या है, जो मेंबर्स भी हैं और कंपनी के जो क्या है, प्रेजेंट इंप्लॉयज भी हैं। वो ये दोनों पर्टिकुलर पर्सन, अगर लेट मैं कंपनी का मेंबर भी हूं और प्रेजेंट इंप्लॉय भी हूं तो मैं 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होऊंगा। अब क्वेश्चन है सर इनको क्यों हमने नेगेटिव लिस्ट के अंदर रखा। हमारे ऊपर एक बाउंडेशन है कि एक प्राइवेट कंपनी में मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या इंप्लॉयज 200 से ज्यादा हो सकते हैं, आंसर इज यस। इंप्लॉय 200 से ज्यादा हो सकते हैं। अगर लेट अज्यूम एक ईसॉप प्रोविजन होता है, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, अगर हम ईसॉप के थ्रू कि हर मेंबर को अगर एक एक शेयर ट्रांसफर भी कर देते हैं तो मेंबर कितने हो जाएंगे, 200 से ज्यादा। तो मेंबर कितने हो जाएंगे, 200 से ज्यादा। और हमें तो पता ही है कि एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 200। इतना ही पड़ा हुआ है। इसलिए इसको नेगेटिव लिस्ट के अंदर रखा। इसको इसलिए नेगेटिव लिस्ट के अंदर कि ये पर्सन 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होंगे। ये पर्सन 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होंगे। बट अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर अगर ये 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होने वाले और अगर इंप्लॉयज को हम शेयर इशू करते हैं तो क्या ये मेंबर माने जाएंगे। क्वेश्चन है, अगर लेट जो मेरी कंपनी में 200 प्राइवेट कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 नॉर्मल मेंबर्स हैं, 200 नॉर्मल मेंबर्स हैं और प्लस 1 क्या है, 1 और मेंबर है, बट वो साथ साथ मेरी कंपनी का प्रेजेंट इंप्लॉय भी है, मेंबर भी है और प्रेजेंट इंप्लॉय भी है। अब दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर अब काउंट होंगे, प्राइवेट कंपनी में कितने टोटल मेंबर अब काउंट होंगे, 200 या 201। तो टोटल मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी कितने हो गए, टोटल मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी कितने हो गए, 200 नॉर्मल प्लस 1, 201। कितने हो गए, 201। सर अभी तो आपने बोला कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं, बट मैंने बोला था कि जब मैं पूरा प्रोविजन पढ़ाऊंगा तब मैं डिटेल में बताऊंगा कि प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में 200 से भी ज्यादा मेंबर होने चाहे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो जो 200 से ज्यादा ऊपर हैं, वो जो 200 ज्यादा जितने भी ऊपर हैं वो इस नेगेटिव लिस्ट के अंदर फॉल होने चाहिए। अगर मेरी कंपनी में 201 मेंबर हैं तो वो एक सिंगल मेंबर कौन सी लिस्ट में फॉल होना चाहिए, नेगेटिव लिस्ट में फॉल होना चाहिए। बट वो नेगेटिव लिस्ट में जब फॉल हो जाएगा तो वो 200 की लिस्ट में तो काउंट नहीं होगा, बट स्टिल वो मेंबर माना जाएगा। तो इट मीन ये जो इंप्लॉय प्लस मेंबर है, ये जो इंप्लॉय प्लस मेंबर है, क्या ये मेंबर माना जाएगा, आंसर इज यस। ही विल बी ट्रीटेड एज, he will be treated as member, he will be treated as member। इसको वो सारे राइट मिलेंगे जो एक नॉर्मल मेंबर्स को मिलते हैं।
मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर हम बात करें, वैसे तो हमारे पास मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200। ये क्या है मेरा जनरल रूल है, ये क्या है मेरा जनरल रूल है। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200। ये तो मेरा आ गया जनरल रूल। बट इसकी क्या है, अगर एक केस के अंदर प्राइवेट कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा मेंबर भी हो सकते हैं। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है कि अगर 200 से ज्यादा जितने भी ऊपर मेंबर हैं, अगर वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो जाए तो इट मींस अबव 200 मेंबर्स, अबव 200 मेंबर जितने भी हैं, इफ दे फॉल इन नेगेटिव लिस्ट, इफ दे फॉल इन नेगेटिव लिस्ट, अगर वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो जाते हैं तो वो 200 की लिस्ट, 200 लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, काउंट नहीं होंगे, बट दे विल बी ट्रीटेड एज मेंबर, दे विल बी ट्रीटेड एज मेंबर। उनको वो सारा राइट मिलेगा जो नॉर्मल मेंबर्स को मिलता है। नॉर्मल मेंबर को जो वोटिंग राइट मिलते हैं, डिविडेंड राइट मिलते हैं, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग मिलता है, वो सारे राइट इनको भी मिलेंगे जो नेगेटिव लिस्ट में फॉल हुए हैं। बस वो 200 की लिस्ट में काउंट नहीं होंगे, बस यही पॉइंट है। अदरवाइज वो मेंबर तो है। इट मीन जो कंपनी का जब रजिस्टर ऑफ मेंबर बनेगा, कंपनी का क्या जब बनेगा रजिस्टर ऑफ मेंबर, जब कंपनी बनाएगी तो कंपनी क्या लिखेगी? मेरी कंपनी में 200 मेंबर हैं, 201, 201 क्या लिखेगी? 201 मेंबर। 201 मेंबर्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, 201 मेंबर की लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो एक एम्प्लॉय था जो हमारे एग्जांपल में, वो भी तो क्या है? मेंबर, वो भी तो क्या है? मेंबर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो एक प्राइवेट कंपनी में, तो इट मींस याद रखना कि अगर प्राइवेट कंपनी की वैसे टोटल 200 मेंबर्स ही होते हैं, बट अगर एक्सेप्शन क्या बताइए, इट मींस कुछ केसेस के अंदर प्राइवेट कंपनी 200 से ज्यादा मेंबर भी हो सकते हैं, बट जो भी 200 से ज्यादा मेंबर हैं वो इस नेगेटिव लिस्ट में कैपिटल ए और कैपिटल बी में फॉल होने चाहिए। अगर वो जो 200 से ज्यादा जितने भी अबव मेंबर हैं वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो रहे हैं, तो इस केसेस के अंदर प्राइवेट कंपनी में 200 से ज्यादा मेंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 200 से ऊपर जितने भी मेंबर हैं जो नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो रहे हैं, वो क्योंकि वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होते हैं। क्लियर है? ये तो अभी कैपिटल ए में बात करी मैंने प्रेजेंट इंप्लॉयज की। कैपिटल बी में बात करता हूं मैं पास्ट इंप्लॉयज। किसकी बात कर रहा हूं मैं? कैपिटल बी में पास्ट इंप्लॉय। क्या लिखा हुआ है? पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली, फॉर्मली का मीनिंग ही क्या होता है? पास्ट। पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली वर मेंबर्स, जो हमारी कंपनी में पास्ट में क्या था? मेंबर था। कब वो मेंबर था? एम्प्लॉयमेंट की ड्यूरेशन में। वो मेंबर कब बना था? जब वो कंपनी में क्या था? एम्प्लॉय था। एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज, एम्प्लॉयमेंट खत्म होने के बाद भी वो आज क्या है? मेरी कंपनी में मेंबर है। वो मेंबर 200 की लिस्ट में काउंट नहीं होगा। तो क्या लिखा हुआ है? मेरी कंपनी के अंदर कोई एक एम्प्लॉय था, प्लस वो मेंबर भी था, प्लस वो मेंबर भी था। मेरी कंपनी में एक पर्सन क्या है? एम्प्लॉय भी और मेंबर भी है। क्लियर है? अभी तो वो प्रेजेंट एम्प्लॉय होगा, अभी तो वो कैपिटल ए में कवर्ड होगा। क्लियर है? बट उसने एम्प्लॉयमेंटशिप से रिजाइन दे दिया। क्या दे दिया? रिजाइन दे दिया। आज की डेट में वो मेरी कंपनी में एम्प्लॉय नहीं है, बट वो मेंबर है, बट वो मेंबर है। तो इट मींस वो पास्ट एम्प्लॉय माना जाएगा, वो पास्ट मेंबर माना जाएगा। वो 200 की नेगेटिव लिस्ट के अंदर काउंट हो जाएगा। इट मींस वो कैपिटल बी में क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। तो इसको देखने का क्राइटेरिया है क्या, कि हम इसको चेक कैसे करते हैं? कैपिटल ए बड़ी आसानी से समझ में आ जाता है। क्या लिखा हुआ कैपिटल ए? कहते हैं कंपनी का जो एम्प्लॉय प्लस मेंबर है वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर फॉल होगा। कैपिटल बी को समझने के लिए एक क्रक्स बता देता हूं। क्लियर है? जब उसने एम्प्लॉयमेंटशिप से रिजाइन दिया, जब एम्प्लॉयमेंटशिप से रिजाइन दिया, उससे पहले, बिफोर
एम्प्लॉयमेंटशिप रिजाइन देने से पहले वो कंपनी का क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए। अगर एम्प्लॉयमेंटशिप रिजाइन देने से पहले वो कंपनी का मेंबर बन चुका था तो वो नेगेटिव लिस्ट में क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो रहा है तो वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट या इंक्लूड नहीं होगा। तो हमें यही पता करना है कि जो पास्ट इंप्लॉय रह चुका है कि वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर ये पास्ट इंप्लॉय नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो गया तो वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल नहीं हुआ तो वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इसी पॉइंट नंबर 2 को समझने के लिए। लेट अज्यूम, कुछ एग्जांपल लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। कैपिटल बी को समझने के लिए, मेरी कंपनी के अंदर एक मिस्टर ए एक इंप्लॉई है। मेरी कंपनी के अंदर मिस्टर ए क्या है? इंप्लॉई है। सिचुएशन नंबर फर्स्ट है, सिचुएशन नंबर फर्स्ट, मेरी कंपनी के अंदर स्टेप नंबर 1, मिस्टर ए ने, मेरी कंपनी के अंदर मिस्टर ए क्या है? इंप्लॉई है। मेरी कंपनी के अंदर मिस्टर ए क्या है? इंप्लॉई है। मिस्टर ए ने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ज्वाइन कब करी है? 1 जनवरी 2019 को एज जनरल मैनेजर। मिस्टर ए ने प्राइवेट लिमिटेड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कब ज्वाइन करी? 1 जनवरी 2019 को एज जनरल मैनेजर। और मिस्टर ए ने एज जनरल मैनेजर अपनी पोस्ट से रिजाइन कब दे दिया? 10 मार्च 2019 को। अब वो 10 मार्च 2019 को कंपनी का इंप्लॉय नहीं है, कंपनी का इंप्लॉय नहीं है। मिस्टर ए ने रेजिग्नेशन के बाद 11 मार्च 2019 को उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के कितने शेयर परचेज करे हैं? 500। रिजाइन होने के बाद, इंप्लॉयमेंटशिप रिजाइन होने के बाद उस कंपनी की क्या करे? 500 शेयर परचेज करा मिस्टर ए ने। क्या वो 200 की लिस्ट में काउंट, क्या वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो रहा है? फर्स्ट पॉइंट, क्या वो पास्ट इंप्लॉयज के अंदर कवर्ड होगा? क्योंकि हमारा क्रक्स क्या था कि वो इंप्लॉयमेंटशिप रिजाइन होने से पहले उस कंपनी का मेंबर बन जाना चाहिए। क्या वो अपनी इंप्लॉयमेंटशिप रिजाइन करने से पहले कंपनी का मेंबर बना है? आंसर यस और नो। कब बना है मेंबर? इंप्लॉयमेंटशिप रिजाइन करने के बाद। क्या वो पास्ट इंप्लॉय माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। वो पास्ट इंप्लॉय नहीं माना जाएगा। इट मींस कि वो नेगेटिव लिस्ट में भी फॉल नहीं होगा, नॉट फॉलिंग इन द नेगेटिव लिस्ट। अगर वो नेगेटिव लिस्ट में फॉल नहीं हो रहा तो वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट हो जाएगा। हमने क्या पढ़ा था ऊपर? पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एंड पर्सन हु फॉर्मली। तो इट मींस अगर ये कोई भी बंदा प्रेजेंट या पास्ट इंप्लॉय अगर ये नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो जाता है तो 200 की लिस्ट में काउंट नहीं होंगे। हमारी कंपनी के, हमारे एग्जांपल के अंदर जो मिस्टर ए है वो कैपिटल बी में फॉल होता था, बट एक्चुअली वो फॉल हुआ नहीं। वो कंपनी का क्या था? पास्ट इंप्लॉय था, बट वो एम्प्लॉयमेंटशिप में वो कंपनी का क्या नहीं बना? मेंबर नहीं बना। अगर वो मेंबर ही नहीं बना तो वो नेगेटिव लिस्ट में भी काउंट नहीं होगा। अगर वो नेगेटिव लिस्ट में काउंट नहीं हो रहा तो वो 200 की जो लिस्ट ऑफ मेंबर्स हैं उसमें काउंट जरूर हो जाएगा। क्लियर है? सिचुएशन नंबर 2, मिस्टर ए ने ज्वाइन किया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड 1 जनवरी को एज जनरल मैनेजर। और स्टेप नंबर 2, मिस्टर ए ने 500 शेयर कब परचेज करे? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के 11 मार्च 2019 को। इस सिचुएशन पे स्टेप नंबर 2 में अब वो कंपनी का क्या है? इंप्लॉय भी है प्लस मेंबर भी है। इंप्लॉय भी है, वो कंपनी का क्या है? मेंबर भी है। बट मिस्टर ए ने अपनी पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया कब? 13 मार्च 2019 को। कब रेजिग्नेशन दे दिया? 13 मार्च 2019 को। अब सबसे पहले चेक करो फॉर्मूला क्या था पास्ट इंप्लॉय को चेक करने का? क्या इंप्लॉय रिजाइन करने से पहले कंपनी का मेंबर बन गया था? यही फॉर्मूला याद रखना। क्या इंप्लॉय रिजाइन करने से पहले कंपनी का मेंबर बन गया था?
आंसर यस और नो? आंसर इज यस, बन गया था सर। क्या वो अब नेगेटिव लिस्ट में काउंट होगा? आंसर यस। क्या वो पास्ट इंप्लॉय है? आंसर इज यस, वो पास्ट इंप्लॉय है, तो इट मींस इट शैल बी काउंटेड इन। अगर वो नेगेटिव लिस्ट में काउंट हो गया तो इट मींस वो 200 की लिस्ट में काउंट नहीं होगा। अगर वो पास्ट इंप्लॉय है तो वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होगा। क्लियर है? दिस इज द सिचुएशन नंबर 2। सिचुएशन नंबर 3, मिस्टर ए ने 500 शेयर परचेज करे 11 मार्च 2019 को, और 13 मार्च को एज जनरल मैनेजर उसने ज्वाइन कर लिया। तो इट मींस 11 मार्च को तो सिर्फ वो कंपनी का क्या था? मेंबर। 13 मार्च को कंपनी का मेंबर भी बन गया प्लस प्रेजेंट इंप्लॉय भी बन गया, कैपिटल ए में फॉल हो गया। बट 13 जुलाई 2019 को उसने जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिजाइन दे दिया, जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिजाइन दे दिया। तो इट मींस क्या वो पास्ट इंप्लॉय है कि नहीं है? क्या वो पास्ट इंप्लॉय है कि नहीं है? सर एक ही फॉर्मूला, इंप्लॉयमेंटशिप रिजाइन देने से पहले वो कंपनी का क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए। है मेंबर इंप्लॉयमेंट रिजाइन करने से पहले? आंसर इज यस। तो मिस्टर ए पास्ट इंप्लॉय, आंसर यस। मिस्टर ए शैल नॉट बी काउंटेड, शैल नॉट बी काउंटेड इन 200 लिस्ट, वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? पास्ट इंप्लॉय। तो शॉर्टकट तरीका याद करने का, क्रक्स बता देता हूं कि मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी में? मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में? 200 मैक्सिमम मेंबर। जनरल रूल है ये, क्या है? जनरल रूल है। मैक्सिमम मेंबर्स इन प्राइवेट कंपनी 200, बट एक्सेप्शन भी पढ़ाई थी कि जो प्रेजेंट इंप्लॉय हैं, जो कंपनी के क्या है? प्रेजेंट इंप्लॉय हैं, प्लस जो पास्ट इंप्लॉय हैं, प्लस जो पास्ट इंप्लॉय हैं। पास्ट इंप्लॉय का तो पास्ट इंप्लॉय का एक क्रक्स भी बताया था आपको कि इंप्लॉय रिजाइन होने से पहले क्या होना चाहिए? मेंबर होना चाहिए। इट मींस ये जो प्रेजेंट इंप्लॉय हैं और पास्ट इंप्लॉय हैं, ये 200 की लिस्ट में काउंट शैल नॉट बी काउंटेड इन 200 लिस्ट, शैल नॉट बी काउंटेड इन 200 लिस्ट। अगर वो 200 की लिस्ट में काउंट नहीं हो रहे हैं तो इट मींस इन दिस केस प्राइवेट कंपनी कैन हैव मोर देन 200 members, more than 200 members। क्लियर है? तो जनरल रूल क्या होता है कि वैसे लिमिट कितनी थी? 200 की, बट अगर ये कैपिटल ए कैपिटल बी में पर्टिकुलर कोई भी पर्सन फॉल हो जाता है तो उसको कहते हैं नेगेटिव लिस्ट। तो ये 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होते, ये 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होते। बट ये याद रखना, कैपिटल ए तो समझना बहुत आसान है, कैपिटल बी के लिए हमेशा एक फॉर्मूला लगा लेना। कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए, केस स्टडी आ जाए, एक फॉर्मूला लगा लेना। क्या फॉर्मूला है? कि देख लेना कि वो पास्ट इंप्लॉय कब माना जाएगा। अगर इट मींस वो इंप्लॉय रिजाइन होने से पहले अगर मेंबर था, इंप्लॉय रिजाइन देने से पहले वो कंपनी का मेंबर बन चुका था, तो वो पास्ट इंप्लॉय माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। अगर वो इंप्लॉय रिजाइन होने से पहले मेंबर था तो वो पास्ट इंप्लॉय माना जाएगा। अगर वो पास्ट इंप्लॉय बन गया तो वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होगा। क्लियर है? दिस इज द पॉइंट नंबर सेकंड। थर्ड पॉइंट क्या? प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। क्या लिखा है कि प्राइवेट कंपनी, वैसे एक बार फर्स्ट रीडिंग अगर हम करें कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कोई भी पैसा रेज नहीं कर सकती बाय इशूइंग एनी सिक्योरिटीज। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कोई भी पैसा रेज नहीं कर सकती बाय इशूइंग एनी सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में क्या क्या आता है? शेयर्स भी आते हैं, शेयर्स में इक्विटी प्लस डिबेंचर्स भी आते हैं, प्लस बॉन्ड्स भी आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। क्लियर है? तो इट मींस कि ऐसा लगता है कि अगर प्राइमा फेसी फर्स्ट रीडिंग करे कि प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, इट मींस
कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक से कोई भी पैसा रेज नहीं कर सकती बाय इशूइंग एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, बट ऐसा नहीं है। इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? पॉइंट नंबर 3 जो इसकी मैं प्रोहिबिट्स की बात कर रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है? बेसिकली प्राइवेट कंपनी कैन रेज मनी फ्रॉम द पब्लिक, मनी फ्रॉम द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, बट वो पब्लिक से पैसा रेज करने का मोड क्या होना चाहिए? प्राइवेट अरेंजमेंट होना चाहिए, प्राइवेट अरेंजमेंट होना चाहिए, नॉट पब्लिक इशू। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है बाय इशूइंग एनी सिक्योरिटीज, बट वो मोड क्या होना चाहिए? प्राइवेट अरेंजमेंट होना चाहिए, पब्लिक इशू नहीं होना चाहिए। अब ये प्राइवेट अरेंजमेंट क्या होता है? दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट। हमारा एक सेक्शन है 42, मतलब मैं उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाना चाहता। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन नंबर कौन सा है? 42। तो उसके अंदर प्राइवेट कंपनी अपने फैमिली मेंबर्स या अपने रिलेटिव्स वगैरह या अपने एग्जिस्टिंग मेंबर से पैसा रेज करना चाहे या आउटसाइडर से भी पैसा रेज करना चाहे, कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने फैमिली मेंबर्स या अपने रिलेटिव्स, डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स या फिर आउटसाइडर से भी पैसा रेज करना चाहे, कर सकती है अंडर सेक्शन 42। बट इसमें लिमिट होती है, 200 मेंबर से ही टोटल 200 बंदों से ही पैसा रेज कर सकती है प्राइवेट कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इसके अंदर लिमिट क्या होती है कि एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्राइवेट कंपनी 200 बंदों से ही पैसा रेज कर सकती है। तो इट मींस याद रखना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से भी पैसा रेज कर सकती है बाय इशूइंग एनी सिक्योरिटीज, बट वो मोड क्या होना चाहिए? प्राइवेट अरेंजमेंट होना चाहिए, पब्लिक इशू नहीं होना चाहिए। पब्लिक इशू मींस अभी सिर्फ 2 टाइप बताते। पब्लिक इशू का मीनिंग होता है टाइप्स ऑफ पब्लिक इशू, आईपीओ और एफपीओ। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? इनिशियल पब्लिक ऑफर। एफपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्दर पब्लिक ऑफर। ये मोड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये फैसिलिटी सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास अवेलेबल है। तो वो जो लाइन में लिखा हुआ है ये दिस लाइन, इसका मीनिंग ये नहीं कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती कोई सिक्योरिटी इशू किए बिना। रेज कर सकती है, बट वो मोड ही कौन सा होना चाहिए? सिर्फ प्राइवेट अरेंजमेंट, दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट मोड होना चाहिए, सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसकी क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक प्राइवेट कंपनी या कोई भी प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200% से ही पैसा रेज कर सकती है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। जो प्राइवेट कंपनी पे प्रोहिबिशन है वो पब्लिक इशू की है। प्राइवेट कंपनी में जो प्रोहिबिशन है वो किस चीज की है? पब्लिक इशू से, कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू लॉन्च करके, दैट इज आईपीओ एफपीओ लॉन्च करके पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। तो दिस इज द थर्ड पॉइंट है। इसमें याद रखना, पहले पढ़ के ऐसा लगता है कि पैसा रेज ही नहीं कर सकती पब्लिक से, बट ऐसा नहीं है। ये जो प्रोहिबिशन है वो किसके ऊपर है? सिर्फ पब्लिक इशू मोड पे। प्रोहिबिशन है वो किस चीज पे मोड पे है? पब्लिक इशू मोड। प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू मोड से पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से पैसा रेज करना चाहे कर सकती है अंडर सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। क्लियर है? तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाते हैं यहां पे आपके कवर्ड। क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी बनने, अगर एक कंपनी को प्राइवेट कंपनी तभी माना जाएगा जब दोनों कंडीशन क्या हो जाती है? फुलफिल हो जाती है। कौन कौन सी कंडीशन है? या तो उस कंपनी की उतनी पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए विच पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बट आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं करी है। तो इट मीन, बट क्या जीरो से कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है? आंसर इज नो। हमारे एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि मिनिमम 2 रुपए तो क्या चाहिए होनी चाहिए? पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या थी? उस कंपनी के आर्टिकल में क्या होनी चाहिए? एक रेस्ट्रिक्शन, एक लिमिट और एक प्रोहिबिशन होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। आपको पहले रिमेनिंग मेंबर की क्या लेनी होगी? परमिशन लेनी होगी। और 2 मेंबर्स ज्वाइंट शेयर होल्डर सिंगल मेंबर ही क्या होंगे? काउंट होंगे। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? 200 की। बट कुछ मेंबर्स नेगेटिव लिस्ट में फॉल हो गए तो वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट
नहीं होंगे। कौन कौन से हैं? कंपनी के जो प्रेजेंट इंप्लॉय हैं वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होंगे, और कंपनी के जो पास्ट इंप्लॉयज हैं, कौन से पास्ट इंप्लॉय? वो पास्ट इंप्लॉयज जो रिजाइन करने से पहले कंपनी के मेंबर बन चुके थे, वो 200 की लिस्ट के अंदर काउंट नहीं होंगे। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मीनिंग है कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है, बट पब्लिक से पैसा रेज करने का मोड क्या होना चाहिए? प्राइवेट अरेंजमेंट, दैट इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट होना चाहिए। प्राइवेट कंपनी पब्लिक से पब्लिक इश्यू लॉन्च करके कोई भी पैसा रेज नहीं कर सकती। और ये कुछ अमेंडमेंट्स आई हैं आफ्टर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि कंपनीज अमेंडमेंट 2015 आने से पहले यहां पे जहां पे लिखा ना पेड अप शेयर कैपिटल की मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 1 लाख रुपए, उसको डिलीट कर दिया। बट इस डिलीट करने का मीनिंग ये नहीं है कि प्राइवेट कंपनी जीरो कैपिटल से इनकॉर्पोरेट हो जाए। मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए होगी? 2 रुपीज, जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था। पहले मेंबर कितने थे? 50 को मेंबर 2013 एक्ट के अंदर कितना बढ़ेगा कर दिया? 200। आज की डेट के अंदर मैक्सिमम 200। बट हमने पढ़ा है कि अगर एक्सेप्शंस के अंदर अगर वो नेगेटिव लिस्ट में प्रेजेंट एम्प्लॉयज और पास्ट एम्प्लॉयज अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो प्राइवेट कंपनी में 200 से भी ज्यादा मेंबर होना चाहिए, हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? और सिक्योरिटीज वर्ड जो पढ़ा था, दिस सिक्योरिटीज वर्ड ये कहां पे डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 81 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। 2 क्लॉज 81 में डिफाइंड है। सिक्योरिटीज का मीनिंग क्या लिखा हुआ है? सिक्योरिटीज मींस दैट सिक्योरिटी विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। तो इट मीन सिक्योरिटीज की डेफिनेशन पढ़ने के लिए हमें कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन नहीं दे रखी। डेफिनेशन कहां पे दे रखी है? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेशंस 1956। और ये जो सारी डेफिनेशन पढ़ाई थी, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, शेयर्स में इक्विटी प्रेफरेंस, डिबेंचर्स में कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फुली कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, ये सारे वर्ड्स कहां पे लिखे हुए हैं? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। और ये लिस्ट जितनी मैंने अभी बताई है खत्म नहीं होती, अभी बहुत लंबी लिस्ट है, सिर्फ मैंने अभी एग्जांपल से दिए हैं। तो ये क्या है? एक डेफिनेशन है, कौन सी? प्राइवेट कंपनी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। सेकेंड डेफिनेशन कौन सी है? दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहां प्रिस्क्राइब्ड है? 2 क्लॉज 71। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन कहां प्रिस्क्राइब है? 2 क्लॉज 71। और कैसे स्टार्ट हो रही है? मींस। कैसे स्टार्ट हो रही है? मींस। प्राइवेट इट मींस उस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा जो कंपनी ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर देती है। और ये 2 कंडीशन पढ़ना तो बहुत आसान है, मेन जो आज फोकस रहेगा पब्लिक कंपनी में इज प्रोवाइडेड दैट में। तो पहले ये पढ़ते हैं कि 2 कंडीशन क्या दे रखी है। उस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा जो कंपनी क्या कर देगी? ये दोनों कंडीशन ए और बी दोनों कंडीशन क्या कर देगी? फुलफिल कर देगी। कौन कौन सी 2 कंडीशन है? पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। उस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। इसका मीनिंग क्या? विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ये क्या लिखा? विच इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इट मींस उस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। ये विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी जो लिखा है, इसकी क्या लिटरल इंटरप्रिटेशन है? इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? कई बार तो लोग इसको समझते हैं कि एक एग्जाम्पल से, राम का घर कहां है? शाम के घर के पास। शाम का घर कहां है? राम के घर के पास। और दोनों का घर कहां है? आमने सामने। तो इट मींस इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? उस कंपनी को पब्लिक कंपनी माना जाएगा विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। इट मींस अगर उस कंपनी के आर्टिकल्स में वो 3 रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, अगर उस कंपनी के आर्टिकल में वो 3 रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कौन कौन सी 3 रेस्ट्रिक्शन नहीं है? याद है? एक तो रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, लिमिट द मेंबर्स ऑफ 200 और प्रोहिबिट्स। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर वो ये तीनों पॉइंट्स नहीं है तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम? पब्लिक कंपनी। उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम? पब्लिक कंपनी। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल में वो तीनों चीजें लिखी हुई हैं तो वो कौन सी कंपनी हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल्स में ये तीनों चीजें नहीं है, कौन कौन सी? एक रेस्ट्रिक्ट, दूसरी कौन सी थी? लिमिट, तीसरी कौन सी थी? प्रोहिबिट। ये तीनों चीजें नहीं है उस कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर, ये तीनों चीजें नहीं है,
तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम? पब्लिक कंपनी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो ये जो लिखा हुआ है विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी मींस अगर किसी कंपनी के आर्टिकल में अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम? पब्लिक कंपनी। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, दिस इज द कंडीशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन, उस कंपनी की कितनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए? एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड मींस प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सेकंड कंडीशन क्या? उस कंपनी की मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? उतनी जितनी रूल्स में क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है। उतनी कितनी होनी चाहिए जितनी रूल्स में क्या है? प्रिस्क्राइब्ड है। और रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्लियर है? तो उस कंपनी की कैपिटल कितनी होनी चाहिए? उतनी मिनिमम कैपिटल होनी चाहिए जितनी रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है। और रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक रूल्स के अंदर कोई भी कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं करी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी तक कोई भी कैपिटल प्रिस्क्राइब करी ही नहीं है। तो फिर से सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? कैन पब्लिक कंपनी कैन पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट विद जीरो कैपिटल? क्या पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट हो सकती है जीरो कैपिटल से? क्योंकि मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कोई भी कॉन्सेप्ट प्रिस्क्राइब नहीं है। आंसर यस और नो? अब इसका सेम आंसर सेक्शन नंबर 3 में ही मिलेगा। याद है प्राइवेट कंपनी में मैंने भी सेम पॉइंट बोला था कि प्राइवेट कंपनी भी जीरो कैपिटल से इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए थे? 2। तो मिनिमम कैपिटल कितनी बना ली? 2 रुपीज। अगर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपीज पर शेयर। ऐसे ही पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं? 7। और 7 सब्सक्राइबर को मिनिमम 1 शेयर लेना क्या है? मैंडेटरी। हर सब्सक्राइबर को मिनिमम 1 शेयर लेना क्या है? मैंडेटरी है। अगर हर सब्सक्राइबर को मिनिमम 1 शेयर लेना मैंडेटरी है और अगर 1 शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपीज पर शेयर, तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? 7 रुपीज। टोटल कैपिटल कितनी होगी? 7 रुपीज। एंड 7 इज मोर देन 0। 7 इज मोर देन 0। क्या पब्लिक कंपनी जीरो कैपिटल से इनकॉर्पोरेट हो सकती है? आंसर इज नो। आंसर इज कंप्लीटली नो। कितनी मिनिमम कैपिटल चाहिए होगी? मिनिमम कैपिटल चाहिए 7 रुपीज। ये तब अगर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपीज पर शेयर। क्लियर है? और 7 इज मोर देन 0। 7 0 से तो क्या है ज्यादा। इट मींस इवन की लॉ मेकर ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई भी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं भी की है, स्टिल पब्लिक कंपनी जीरो कैपिटल से इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। उसको मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए? 7 रुपीज। अगर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपीज पर शेयर। और ये सारी बातें कहां पे लिखी हुई हैं? सेक्शन नंबर 3। सारी बातें कहां पे लिखी हुई है? सेक्शन नंबर 3 के अंदर। क्लियरली है? तो साथ साथ सेक्शन नंबर 3 भी हमें पढ़ना पड़ता, तभी मैंने स्टार्टिंग के अंदर वो सेक्शन 3 जरूर पढ़ाया था। चलें अब आगे। तो पब्लिक कंपनी मींस, पब्लिक कंपनी बनने के लिए कितनी कंडीशन प्रिस्क्राइब करनी पड़ेगी? 2। मींस विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी मींस उस कंपनी के आर्टिकल में वो तीनों बातें नहीं लिखी होनी चाहिए। कौन सी तीनों बातें? रेस्ट्रिक्ट, लिमिट्स और प्रोहिबिट्स। तो अगर ये तीनों बातें नहीं है तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम? पब्लिक कंपनी। सेकंड कंडीशन क्या थी? उस कंपनी की, उस पब्लिक कंपनी की मिनिमम पेड कैपिटल कितनी होनी चाहिए? एज में प्रिस्क्राइब। तो लॉ मेकर ने तो कोई भी पेड कैपिटल प्रिस्क्राइब नहीं की है, बट स्टिल एज पर सेक्शन नंबर 3 हम डिटरमाइन कर लेते हैं कि पब्लिक कंपनी जीरो कैपिटल से तो इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, क्योंकि एज पर सेक्शन नंबर 3 हमें मिनिमम मेंबर कितने चाहिए होते हैं? 7। और हर सब्सक्राइबर को मिनिमम 1 शेयर लेना क्या होता है? मैंडेटरी। तो एज्यूम कर लेते हैं अगर उस शेयर की फेस वैल्यू 1 रुपीज पर शेयर है तो टोटल मिनिमम कैपिटल कितनी हो जाएगी? 7, विच इज मोर देन 0। ये जो डेफिनेशन क्लियरली है, इसको कि अगर दोनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो
तो उस कंपनी को क्या बोलेंगे हम? पब्लिक कंपनी। बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड। बीच में क्या लिखा हुआ है? एंड। अब आगे चलते हैं प्रोवाइडेड दैट में। प्रोवाइडेड दैट में जो जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उस कंपनी को बोलते हैं हम डीम्ड पब्लिक कंपनी। ये भी पब्लिक कंपनी है, बट इसको क्या बोलते हैं हम? डीम्ड पब्लिक कंपनी। मानो या मानो, मानना पड़ेगा कि ये भी कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। एक बार जो लॉ मेकर ने जो लिखा हुआ है एक बार उसको रीड कर लेते हैं और उसके बाद फिर उसका एनालिसिस भी करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? अ कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी। अ कंपनी मीन्स प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, not being a private company, shall deem to be the public company for the purpose of this act. This act means Companies Act 2013, even where such subsidiary company continues to be a private company in its articles. क्या लिखा हुआ है? एक प्राइवेट कंपनी किसकी सब्सिडरी है? पब्लिक कंपनी की, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो उसको क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी ही माना जाएगा, और उसके ऊपर पूरा लॉ ऐसे अप्लाई होगा जैसे भी वो प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। सर क्या लिखा है? समझ नहीं आया क्लियरली, तो एक बार समझाते हैं एग्जांपल के थ्रू। लेट एज्यूम स्टेप नंबर 1, मेरी एक प्राइवेट कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। वो इनकॉर्पोरेट कब हुई है? जनवरी 1 2019 को। कब इनकॉर्पोरेट हुई है? 1 जनवरी 2019 को। क्लियर है? पीक्यूआर लिमिटेड ने स्टेप नंबर 2 के अंदर पीक्यूआर लिमिटेड ने 51% वोटिंग राइट्स परचेज कर लिए उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के। पीक्यूआर लिमिटेड ने कितने परसेंट वोटिंग राइट परचेज कर लिए उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के? 51%। कब? 10 फरवरी 2019 को। 10 फरवरी 2019 को। तो 10 फरवरी 2019 से आप ये कह सकते हो कि पीक्यूआर लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी। तो यह कह सकते हो कि पीक्यूआर लिमिटेड फ्रॉम 10 Feb 2019 ऑनवर्ड्स कि पीक्यूआर लिमिटेड इज द होल्डिंग कंपनी एंड एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज द सब्सिडरी कंपनी। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की क्या है? सब्सिडरी कंपनी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? पब्लिक या प्राइवेट? उस प्राइवेट कंपनी को भी क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी माना जाएगा। तो लॉ मेकर ने क्या बोला? अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, कोई भी प्राइवेट कंपनी किसकी है? पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो उस प्राइवेट कंपनी को भी क्या बोलेंगे हम? पब्लिक कंपनी। क्या बोलेंगे उसको? पब्लिक कंपनी। तो इट मींस उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी पूरा कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। क्या बोला? इट मींस लॉ मेकर ने बोला 2 पॉइंट बोले। पहला, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसको क्या माना जाएगा? पब्लिक कंपनी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या बोला लॉ मेकर ने? कि उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी पूरा लॉ ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। पूरा कंपनीज एक्ट 2013 उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। क्लियरली है? बट एक्सेप्ट उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के, उस एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के उसके ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो कौन सी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। अब सर ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है? क्या उस प्राइवेट कंपनी का नाम, या तो प्राइवेट कंपनी के नाम एक पीवीटी वर्ड ऐड होता है, प्राइवेट लिमिटेड, क्या उसके नाम से प्राइवेट वर्ड डिलीट हो जाएगा? आंसर इज नो। तो नाम में जो प्राइवेट वर्ड है वो एज इट इज रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा क्योंकि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इंक्लूड है। तो इट मींस जो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड का नाम जो जैसे था उसको प्राइवेट वर्ड डिलीट करने की जरूरत नहीं है। क्लियरली? वो अपने नाम को एज इट इज रख सकती है आफ्टर बिकमिंग सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। क्या उसके आर्टिकल में वो जो 3 रेस्ट्रिक्शन थी वो भी हट जाएंगी या फिर वो भी रहेंगी? वो भी सेम रहेंगी। डीम्ड पब्लिक कंपनी बनने के बाद, कहने का मीनिंग क्या है? डीम्ड पब्लिक कंपनी बनने के बाद इसको क्या बोलेंगे? एबीसी प्राइवेट लिमिटेड को क्या बोलेंगे हम? डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्या बोलेंगे हम इसको? डीम्ड पब्लिक कंपनी। डीम्ड पब्लिक कंपनी बनने के बाद
पूरा कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे अप्लाई होगा जैसे कि वो कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी, एक्सेप्ट उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़ के। और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, उस प्राइवेट कंपनी का नाम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, डिलीट नहीं होगा, पीवीटी वर्ड डिलीट नहीं होगा। और उस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में जो 3 रिस्ट्रिक्शंस होती है वो एज इट इज ही रहेंगी। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन, वो रिस्ट्रिक्ट, लिमिट्स और प्रोहिबिट वाली, वो तीनों रिस्ट्रिक्शन एज इट इज ही रहेंगी, वो भी डिलीट नहीं होगी। उसके अलावा पूरा कंपनीज एक्ट, होल कंपनीज एक्ट ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी। क्लियर है? तो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है, कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की क्या बन जाती है, सब्सिडरी बन जाती है, तो जिस दिन से वो सब्सिडरी बन गई है पब्लिक कंपनी, जिस दिन से वो प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी बन गई, उस दिन से उस प्राइवेट कंपनी पे ऊपर पूरा कंपनीज एक्ट ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी, जैसे वो कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी। इसलिए हम उसको बोलते हैं डीम्ड पब्लिक कंपनी। मानो या ना मानो, उस प्राइवेट कंपनी के ऊपर पूरा लॉ ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो प्राइवेट कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी। पूरा कंपनीज एक्ट 2013 ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो कंपनी कौन सी है, पब्लिक कंपनी, एक्सेप्ट उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को छोड़िए। और बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसका प्राइवेट कंपनी का नाम में जो पीवीटी वर्ड है वो डिलीट नहीं होगा। सेकंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, उस प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में जो 3 रिस्ट्रिक्शंस है वो एज इट इज रहेंगी, वो चेंज नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एज डीम्ड पब्लिक कंपनी। इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा, डीम्ड पब्लिक कंपनी। क्लियरली? तो ये पूरी डेफिनेशन होगी, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक कंपनी। और कुछ जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो मैं साथ साथ दिखाता हूं। जो कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2015 आने से पहले पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मिनिमम कैपिटल चाहिए होती थी 5 लाख। बट कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आने के बाद वो मिनिमम कैपिटल क्राइटेरिया क्या होगा, डिलीट। बट स्टिल हम 0 कैपिटल से कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। मिनिमम कैपिटल कितनी चाहिए होगी, 7 रुपीज। अगर शेयर की फेस वैल्यू कितनी है, 1 रुपीज पर शेयर। ये तो हमने पढ़ लिया था। सेकंड केस, ये केस है जिसने, ये केस है बेसिकली हिलक्रेस्ट रियल्टी एसडीएन बीएसडी वर्सेस होटल क्वीन रोड। इसी के अंदर डिसाइड किया था कंपनी लॉ बोर्ड में। पहले एनसीएलटी नहीं हुआ करता था, पहले क्या होता था, कंपनी लॉ बोर्ड, उसकी जगह चेंज क्या हो गया, एनसीएलटी। बट जब ये केस डिसाइड था तब एनसीएलटी नहीं था, तब एनसीएलटी नहीं था, तब क्या था, कंपनी लॉ बोर्ड। तब कंपनी लॉ बोर्ड ने डिसाइड किया कि अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी किसकी सब्सिडरी है, पब्लिक कंपनी की, अगर प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, तो उसको क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। उसके ऊपर पूरा लॉ ऐसे अप्लाई होगा कि जैसे कि वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। बट वो अपने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करना चाहे कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। उस बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आता है, पहला, उसका प्राइवेट कंपनी से नाम डिलीट नहीं होगा, प्राइवेट वर्ड ऐड रहेगा। सेकंड पॉइंट क्या था कि वो 3 रेस्ट्रिक्शन क्या होंगे, डिलीट नहीं होंगी। उसके अलावा पूरा उस सब्सिडरी, उस डीम पब्लिक कंपनी के ऊपर पूरा लॉ ऐसे अप्लाई होगा जैसे वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यहां पे आपकी डेफिनेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। इट मींस आज हमने 2 डेफिनेशन कवर करी। फर्स्ट वन इज द पब्लिक कंपनी, सेकंड वन इज द प्राइवेट कंपनी। क्लियर है? तो नेक्स्ट वीडियो क्लास के अंदर हम रिमेनिंग डेफिनेशन क्या करेंगे, कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड।